तो विधानसभा चुनाव की तारीख पास आ रही है और जैसे जैसे तारीख पास आ रही है सियासी पारा गरमाने लगा है। खासतौर पर पूरे प्रदेश में अभी सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन जैसे कि समय समय पर मैं रायगढ़ विधानसभा सीट और रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटों को लेकर आपसे चर्चा करता रहा हूं, आज उसी कड़ी में एक बार फिर से रायगढ़ ज़िले में किस तरह से समीकरण बन बिगड़ रहे हैं उसको लेकर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रायगढ़ विधानसभा सीट से ही चारों सीटों पे जो मुकाबला है वो बेहद टफ है और बेहद दिलचस्प भी है। हर दिन नए नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और इसी को लेकर आज मेरी ये कोशिश है आप तक ये बात पहुंचाने की आखिरकार किसका पलड़ा भारी होगा, कौन कमज़ोर साबित हो रहा है, कमज़ोर कड़ी इस पूरे मामले में कौन साबित होगा। तो तमाम बिंदुओं पर हम आपसे बात करेंगे, अलग अलग सीटों को लेकर हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऊँट किस करवट बैठने वाला है। सारे जो दिग्गज इस क्षेत्र के राजनीतिक पकड़ रखने वाले हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। अनिल पांडे जी हैं जिनसे आप परिचित हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश मिश्र जी हैं, लगातार आप डिबेट में इनको देखते होंगे, काफ़ी जानकार हैं विषयों के। नरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, समसामयिक विषयों पर और ख़ास तौर पर राजनीतिक दशा और दिशा क्या कह रही है रायगढ़ विधानसभा सीट की, इस पर आज का जो डिबेट है वो फोकस रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको बता दूँ, रायगढ़ विधानसभा सीट में आज की डेट तक, क्योंकि नामांकन की तिथि आज अंतिम तिथि है, 30 तारीख तक नामांकन होने वाला है और आज 30 तारीख है, लेकिन अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं 18 उम्मीदवार अब तक नामांकन दाखिल कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या अनायास बढ़ी है, बगावत करने वालों की संख्या बढ़ी है और ये बागी कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करने वाले हैं। क्योंकि पिछला चुनाव आपने काफ़ी करीब से देखा है कि विधानसभा सीट में, रायगढ़ विधानसभा सीट में बागी प्रत्याशी विजय अग्रवाल ने किस तरह से बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाई थी, 43,000 वोटों का नुकसान किया था। एक बार फिर से वैसी ही स्थिति रायगढ़ विधानसभा सीट में फिर से नजर आ रही है। कांग्रेस में भी बगावत है, भाजपा में भी बगावत है, आम आदमी पार्टी ने भी कद्दावर प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। मधु किन्नर जो कि पिछले बार मेयर बन चुकी हैं, वो जनता कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरी है। मतलब कि दिग्गजों की पूरी फौज है। दिनेश मिश्रा जी क्या कहेंगे? हाँ, ये सही है कि इस बार प्रत्याशी कुछ ज़्यादा ही तादाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल तो जैसी जानकारी है अब तक केवल 4 या 6 उम्मीदवार ही नामांकन अपना दाखिल कर पाए हैं जी। और भले ही नामांकन पत्र 18-20 की संख्या में खरीदे गए हैं, लेकिन आज अंतिम दिन को देखते हुए यही लगता है कि 10 से 11 उम्मीदवार हो सकते हैं। जी, क्या लगता है जो नाम सामने आ रहे हैं, खास तौर पर 2-3-4 बड़े नाम हैं, मैं क्रमबद्ध बात करूंगा। हाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्दलीय प्रत्याशी की। कांग्रेस की ओर हम बात करें, शंकर लाल अग्रवाल ने भी रैली की तैयारी की है। मैं 5 मिनट पहले देख रहा था, बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है, कटआउट्स बन के तैयार हैं, ग्रामीण वोटर उनके साथ दिख रहे हैं, आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बीजेपी की बात करें तो 2 दिन पहले कुलता समाज की नेत्री गोपिका गुप्ता ने प्रदर्शन किया है शानदार, कहीं ना कहीं उन्होंने भी हुंकार भरी है। क्या लगता है ये निर्दलियों की बात करें तो दोनों पार्टियों को कैसा नुकसान होगा इससे? दोनों ही दलों के जो निर्दलीय रूप में नामांकन दाखिल करने वाले नेता हैं, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही मजबूत हैं। जी, कोलता समाज के कारण गोपिका गुप्ता की स्थिति को मजबूत कही जा सकती है, लेकिन जहां तक मेरे को जानकारी मिली है कि कोलता समाज का पूरे समाज का समर्थन उसको नहीं है एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। वो समाज के समर्थन से नहीं लड़ रही है, अपितु उसने अपनी निराशा व्यक्त की है ओपी चौधरी को बाहरी बताते हुए कि पहला हक हमारा था, इसलिए हमको यह हक मिलना चाहिए। बेशक उनकी मांग वाजिब है, लेकिन उनको कोलता समाज या किसी समाज विशेष का समर्थन है ऐसा हम अभी से नहीं कर सकते। उनकी हैसियत एक निर्दलीय उम्मीदवार की ही है। लेकिन ग्रामीण वोटरों का एक अच्छा वोट बैंक रहेगा दिनेश भैया, जिस तरह से स्थितियां नजर आ रही हैं ये उस इलाके में, खासतौर पर पूर्वांचल क्षेत्र में, क्योंकि उस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया है। 20 साल का राजनीतिक सफर मायने रखता है एज ए DDC। तो लगता नहीं कि ग्रामीण वोट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे? हाँ, कह तो सही रहे कि महानदी पुल के निर्माण में भी उनका महती योगदान रहा है और DDC मेंबर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के विकास और लगातार जनसंपर्क की स्थिति के कारण उनका नाम ग्रामीण क्षेत्र में जाना पहचाना है। इसके बावजूद मैं कहूँगा कि रायगढ़ विधानसभा के इतिहास को देखें तो बहुत सीधी टक्कर वाला ही ये क्षेत्र रहा है। भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला हुआ है। निर्दलियों की यहाँ कोई विशेष हैसियत नहीं रही है। विशेष परिस्थितियों में विजय अग्रवाल जैसे पिछले बार अपवाद को छोड़ दें तो निर्दलीय 10,000 8,000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकते। लिहाजा अभी से ये उम्मीद व्यक्त करना कि ये बड़ी चुनौती देंगे
ऐसा नहीं लगता। फिर 2 तारीख नाम वापसी के दिन को भी देखना बाकी हाँ, है, अभी बचा है जी। और गोपिका गुप्ता ने अभी तक अपना पर्चा दाखिल नहीं किया है। क्या कहेंगे अनिल भैया, जो बात सामने आ रही है दोनों तीनों निर्दलीय प्रत्याशियों की, क्या कुछ स्थितियां बनने वाली है, आपको क्या लग रहा है? रायगढ़ विधानसभा से कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहेंगे जी वो तो नामांकन वापसी और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा जी परंतु अगर आज की अपन बात करें जी तो रायगढ़ विधानसभा में बहुकोणीय संघर्ष होने जा रहा है। और बहुकोणीय संघर्ष इस मायने में कि कांग्रेस का भी प्रत्याशी है, भाजपा का भी प्रत्याशी है, जी। राष्ट्रीय दल आपका आम आदमी पार्टी का भी प्रत्याशी है, तो योगी जनता दल का भी प्रत्याशी है। जी सवाल अगर अपन वोटों के बंटवारों की बात करें जी तो रायगढ़ विधानसभा में जी पिछली बार जी लगभग 63,000 वोट निर्दलियों और छोटी पार्टियों ने प्राप्त किए थे। 63,000 जी, जी। जिन्होंने हार जीत के समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया था। अगर यह सही है कि हर चुनाव एक नया चुनाव होता है, जी हर चुनाव की परिस्थितियों में भी अंतर होता है, मुद्दों में भी अंतर होता है। हाँ कांग्रेस 15 साल बाद 15 क्या 20 साल बाद सत्ता में रहते हुए चुनाव लड़ रही है। हाँ तो निश्चित बात है कि जितने ज़्यादा प्रत्याशी लड़ेंगे उतना ज़्यादा फायदा कांग्रेस को होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस विरोधी वोटों का बंटवारा जितना होगा उतना कांग्रेस के पक्ष में ये चुनाव जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। परंतु सवाल ये है कि स्थानीय मुद्दे कितने चुनाव को प्रभावित करेंगे। जो प्रत्याशी निर्दलीय या छोटी पार्टियों के रूप में सामने आ रहे हैं वो कितना जनमानस को भी प्रभावित करेंगे। एक कोलता जाति की समाज की बात आ रही है तो इस चुनाव में कोलता जाति के समाज के वोटों की पोल भी खुलने वाली है जी कि उनके पास वास्तव में कितने वोट हैं। कभी 50,000 दावा कर देते हैं, कभी 40,000 दावा कर देते हैं, और उनकी समाज से ही गोपिका गुप्ता खड़ी हो रही हैं जी जो 2 बार की जिला पंचायत सदस्य हैं। जी तो जिला पंचायत का सदस्य कोई नहीं बन जाता, जी वो अपना निश्चित एक जनाधार रखता है तभी वो चुनाव जीत पाता है। ऐसी क्योंकि वो चुनाव बिना पार्टी लेवल का होता है हमारे जी, छत्तीसगढ़ में। जी। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज वोटर होगा जी या प्रत्याशी चयन से जो खुश नहीं होगा जी वो वोट गोपिका गुप्ता के खाते में जा सकता है। जी अब दूसरे एक निर्दलीय उम्मीदवार की संभावनाओं पे अपन विचार करते हैं, वह शंकर अग्रवाल। जी तो शंकर लाल अग्रवाल कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे और वो काफी एक लंबे अरसे से रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खास करके ग्रामीण इलाकों में मानस मंडलियां उनकी काफी एक्टिव मैं हैं। उसी पे आ रहा हूँ। मानस मंडलियां किंसरन मंडियों के माध्यम से प्रचार कर रहे थे, मतलब वो एक धार्मिक भावनाओं के साथ चल रहे थे। जी ये धार्मिक भावनाएं का वोटर किसकी तरफ जाता है या क्या कहने की जरूरत है। जी वो भी वोटर एक तरह से भाजपा को ही नुकसान पहुंचाएगा। बीच में आपको रोक रहा हूँ नरेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो वोट बैंक की बात है, अग्रवाल समाज का एक बड़ा वोट बैंक था। अग्रवाल समाज से पहली बार दोनों पार्टियों ने टिकट नहीं दी है, बीजेपी ने भी नेगलेक्ट किया है, कांग्रेस ने भी नेगलेक्ट किया है। तो क्या लगता है कि अग्रवाल समाज से जो आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अग्रवाल समाज से निर्दलीय शंकर लाल अग्रवाल खड़े हो रहे हैं, अग्रवाल समाज क्या दशा और दिशा निर्धारित करेगा इस चुनाव में रायगढ़ विधानसभा सीट में? देखिए, जहाँ तक रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, मैं दोनों वक्ताओं को सुन रहा था। इस पर पहले मैं क्लियर कर दूं कि अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। अभी वो लोग सामने आ रहे हैं जिनकी महत्वाकांक्षा चुनाव को लेकर थी, अपने आप को वो करने में लगे थे। पार्टी की जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, ये बात भी सही है, पार्टी में काम किया, ये भी बात सही है, लेकिन पार्टी हाईकमान टिकट किसको देता है यह तो वक्त बताता है। ओपी चौधरी को गोपिका गुप्ता द्वारा ये कहा देना कि वो बाहरी है, ये अपने आप में हास्पद बात है, क्योंकि गोपिका गुप्ता लगातार पार्टी की कार्यकर्ता रही है, लेकिन पार्टी ने डिसाइड होकर जब ओपी चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा, जीत के लिए उतारा है और सबके सहमति से उतारा है। इसके बाद शंकर लाल अग्रवाल की अगर अपन बात करें, वो भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति नजर आते हैं, क्योंकि लगातार उनका काम करने का ढंग जो बताता है कि बड़बोलापन, और बड़बोलापन के साथ साथ ये लगता है कि मैं टिकट नहीं मिली तो मैं चुनावी मैदान में उतरूंगा। अब वक्त बता देगा कौन किसको कितना वोट देता है, क्योंकि रायगढ़ की जनता, रायगढ़ विधानसभा की जनता विजय अग्रवाल के चुनाव को छोड़ दे, धीरेन्द्र मिश्रा जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ। विजय अग्रवाल के चुनाव के बाद से जो स्थिति बनी है, उतना मादा कोई निर्दलीय नहीं रखता। विभास सिंह ने भी जब चुनाव लड़ा था जोगी कांग्रेस से, वो भी 4,000-5,000 वोट के आसपास सिमट गए थे, काफ़ी प्रचार हुआ था। कई बीएसपी को देख लीजिए, वो 3,000 से ऊपर नहीं जा पाते। अन्य कई मुद्दे हैं जिसको लेकर दोनों पार्टियों से तीसरे कोई बीच में नहीं है।
अब रही बात जो आपने पूछा कि अग्रवाल समाज की बात, ये बात सही है कि पहली बार जब चुनाव में अग्रवाल समाज को दरकिनार कर दिया गया, ये पार्टी का अपना एजेंडा है, क्योंकि इस बार जातिवाद की राजनीति चल रही है। जातिवाद की राजनीति चलने का सबसे बड़ा ये है कि दोनों पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, और पिछड़ा वर्ग कोलता समाज और बाकी वर्ग मतदाताओं की संख्या बात करें तो अग्रवाल समाज के मतदाता एकदम कम है यहाँ। और यहाँ के अग्रवाल समाज और खरसिया के अग्रवाल समाज की अगर हम बात करें तो ये मादा यहाँ के अग्रवाल समाज में नहीं है कि विरोध के स्वर करें। बड़ी बात जो शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे, मिश्रा जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, अग्रवाल समाज बेहद साइलेंट है। अगर आप पिछले चुनावों की बात करें, इलेक्शन की तारीख घोषणा होने के बाद अग्रवाल समाज काफ़ी एक्टिव हो जाता था, लेकिन बेहद ही साइलेंट मोड में है। वो किस ओर जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा है, ना बीजेपी की ओर ना कांग्रेस की ओर। दूसरी बात कि आपको लगता नहीं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही निर्दलीयों को बहुत लाइटली लिया है, चाहे वो गोपिका गुप्ता की बात करें, चाहे शंकर लाल अग्रवाल की बात करें, चाहे अन्य नामों की बात करें जो नाराज चल रहे हैं। अगर समय रहते इनको मनाने की कोशिश की जाती तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती। अभी भी वक्त है, अभी भी नाम वापसी का समय बचा हुआ है। गोपिका गुप्ता का नामांकन दाखिल किसी कारणवश परसों नहीं हो पाया, आज वो दाखिल करने वाली है, उन्होंने ऐलान किया है। क्या अगर मान मनोबल नहीं किया गया तो दिक्कतें होंगी? हाँ, मान मनोबल नहीं किया गया तो दोनों ही पार्टियों के नेता अधिकृत उम्मीदवार नहीं बन पाए और दुर्भाग्यवश उनको आज निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है, तो जनता भी इस बात को महसूस करेगी और पार्टी के चुनाव लड़ने वाले और उनके कार्यकर्ता भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। उनकी तो तमाम कोशिश होगी कि ये निर्दलीय न खड़े हुए, बागी तेवर न अपनाएं और पार्टी के साथ मिलकर पार्टी के लिए वोट मांगे अधिकृत उम्मीदवार के लिए। तो ये कोशिश गोपिका गुप्ता को लेकर के, चूंकि धर्मेंद्र प्रधान आज रायगढ़ में है, तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है बहुत ज्यादा, और विश्वास के साथ ही भाजपा के नेता लोग इस बात को कह रहे हैं कि गोपिका गुप्ता अंततः मान जाएगी, या तो पर्चा ही दाखिल नहीं करेगी या फिर नाम वापसी के दौरान वो अपने नाम वापस। आज एक बड़ी बैठक की भी खबर है कोलता समाज की, इसमें धर्मेंद्र प्रधान शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, ये जानकारी मेरे को भी हुई है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ही बताया कि ग्रामांचल में कोई बैठक होगी जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के साथ कोलता समाज के प्रमुखों की चर्चा होगी। एक प्रमुख बात अनिल पांडे जी जो मुझे लगता है कि आपसे चर्चा करनी चाहिए इस विषय को लेकर, एक नई तरह की स्ट्रेटजी दिख रही है इस बार। वो स्ट्रेटजी ये है कि कांग्रेस हर मंच पर एक घोषणा कर रही है, एक रॉकेट चला रही है। पहले उसने कर्ज माफी का एक रॉकेट चलाया, फिर मुफ्त शिक्षा वाली बात कही, फिर मजदूरों को जो 10,000 रुपये की राशि है वो वाली बात कही गई। हर दिन एक नई घोषणा पत्र कांग्रेस के द्वारा जारी किया जा रहा है, और हर मंच पर सीएम भूपेश बघेल ये कहते नजर आ रहे हैं कि क्यों बीजेपी जो है वो घोषणा पत्र जारी नहीं कर रही है। इसके ठीक पहले अगर आप लिस्ट की बात करें, चुनावी लिस्ट की, तब भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ये इंतजार में थी कि बीजेपी की लिस्ट आए उसके बाद हम जारी करें। यही हुआ, बीजेपी ने बहुत अच्छी लिस्ट जारी की और उसके बाद कांग्रेस ने भी बहुत ही अच्छी लिस्ट जारी की। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एक एक घोषणा के बाद इस इंतजार में है कि बीजेपी आखिरकार खींच कर घोषणा पत्र जारी करे, उसके बाद उसके कार्ड के स्वरूप घोषणाओं की पूरी एक लिस्ट जो है कांग्रेस जारी करने वाली? क्या इस तरह की स्ट्रेटजी आपको लग रही? पहले अनिल पांडे जी आपसे जानना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में मतदान का जहां पहला चरण होना है, मुश्किल से 7 दिन शेष रह गए हैं, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, परंतु कांग्रेस इसका इंतजार नहीं कर रही है और वो एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक लगाते जा रही है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। और कल ही राहुल गांधी ने जो भूमिहीन मजदूरों को न्याय योजना की तरफ यहाँ 60,000 रुपया दिया जाता था, उसकी 10,000 की घोषणा कर दी है। अगर घोषणाओं की अब कांग्रेस की अगर बात करें तो बीजेपी के पास से एक मुद्दे छीनते जा रही है, चाहे वो राम का मुद्दा रहा हो, चाहे गाय का मुद्दा रहा हो, चाहे किसान का मुद्दा रहा हो, चाहे गोबर का मुद्दा रहा हो। आवास भी एक बड़ा मुद्दा था, आवास भी 17.5 लाख की घोषणा की है। तो बीजेपी के हाथ में अब कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें घोषणा के नाम पर रह नहीं गई हैं और जनता इंतजार कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस अपने पास अभी भी कुछ 2-4 पत्ते ऐसे रखी हुई है जो बीजेपी घोषणा पत्र घोषित करे, चाहे वो संकल्प पत्र के नाम से घोषित करते हैं, उसके बाद भी कांग्रेस करेगी। लेकिन क्या लगता है बीजेपी के पास भी कोई बड़ा धमाका होने वाला है? क्योंकि आप देखिए लगातार ये सोशल मीडिया में ये प्रोमो चल रहा है कि बीजेपी का एक रॉकेट आने वाला है, बीजेपी रॉकेट आने वाला है। मतलब ये कहने की बात कही जा रही है, ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आप चाहे छोटे छोटे जितने भी घोषणाएं कर लें, हमारा जो घोषणा पत्र होगा वो कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक होगा। क्या आपको लगता है? हाँ, बीजेपी के अधिकृत प्रतिनिधि तो कह रहे हैं कि हम मिसाइल लेके आ रहे हैं घोषणा पत्र के रूप में, और जिसमें कांग्रेस के इन घोषणाओं का, जिसको वो लोग मुफ्त की रेवड़ी या झूठे वायदे बता रहे हैं, तो उसका काट होगा। ये तो तय है कि बीजेपी इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लड़ रही है और किसी तरह भी छत्तीसगढ़ में वो सत्ता कांग्रेस के हाथों से छीन लेना चाहती है। पिछले कुछ मैनिफेस्टो में वायदे हुए थे कांग्रेस द्वारा, जिसे परिपूर्ण करने में कांग्रेस
70% से कहीं ज़्यादा सफल नहीं हो पाई, बहुत कुछ करने को रह गए। तो इस बार भी वो जितना जल्दबाजी कर रही है, मैनिफेस्टो से पहले एक एक तो सिगु पे छोड़ रही है, इसको देखकर यही लगता है कि बीजेपी के घोषणा पत्र का प्रतीक्षा करते हुए उनमें ये भय समा गया कि कहीं हम घोषणा पत्र में विलंब करेंगे तो प्रचार सही ढंग से नहीं हो पाएगा, उसके लाभ से कहीं वंचित ना हो जाए। इसलिए एक एक मुद्दा जो एक तरह से प्रलोभित करने वाला है उसको उठा रही। कोई राहुल गांधी के माध्यम से, तो कोई स्वयं कर्ज माफी की बात इन्होंने भी कर दी, भूपेश बघेल ने भी। तो भाजपा इसको सिर्फ देख रही है और समय का इंतजार कर रही है। मैनिफेस्टो में वो भी निश्चित रूप से धमाका करेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि भूपेश सरकार अब मुफ्त की रेवड़ी के माध्यम से सत्ता में बने रहना चाहती है। सर क्या लगता है इस तमाम जो क्रियाकलाप चल रहे हैं, इसका जो सीधा फायदा है, ये सीधा फायदा आम जनता को मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस भी घोषणा कर रही है, बीजेपी को घोषणा कर रही है, कुल मिला के फायदा जो है आम मतदाता का होगा। देखिए, पूरे मामले की बात करें एक के बाद एक घोषणाओं की जो बात हो रही है, राहुल गांधी ने जो कहा, शिक्षा की बात को लेकर जो कहा, LKG से लेकर PG तक की शिक्षा में, इससे पहले भी सब सरकारों ने घोषणा कर रखी थी। जल्दीबाजी में जो घोषणाएं हो रही है उसमें कई झूठी बातें भी सामने आ रही है, क्योंकि घोषणा पत्र, पुराना जो घोषणा पत्र भूपेश बघेल का है वो तक पूरा नहीं हो पाया। आरोप उन पर लगातार भाजपा लगा रही है कि ये घोषणा जरूर करते हैं, लेकिन जहां उसके क्रियान्वयन की बात आती है तो वहां पर टाटा फिक्स हो जाता है। और यही स्थिति बीजेपी वालों के साथ है कि बीजेपी वेट करते जा रही है कि कांग्रेस क्या क्या कर रही है, और जो बचेगा वो बीजेपी बाद में इकट्ठा झटका भूपेश बघेल देने वाली है। कुछ ही दिन रह गए मतदान में, और मतदान में देखते हुए भाजपा की जो तैयारी है, कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी है, ये खामोशी बताती है। और इस तैयारी को लेकर भाजपा इसलिए आगे आना चाहती है कि उनको सत्ता चाहिए। जैसे मिश्रा जी ने कहा कि अगर उनके पास अगर कोई मुद्दे हैं तभी पूरी फाइट की स्थिति वहीं है। आप देखिए, सर्वे में पहले भाजपा 10 से 15-20 सीट बताती थी, अब लगातार उनकी 40 सीट बता रही है। आने वाले धीरे धीरे जैसे मतदान की पास आ रही सीटें उनकी बढ़ती जा रही है, बराबर की टक्कर में आ रही है। इसीलिए एक के बाद एक घोषणा भूपेश बघेल जो करते जा रहे हैं, अपनी बातों कहकर, जो पुराने 5 साल के वो बातों को छुपाकर नई बातें जो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जनता समझ रही है और दिग्भ्रमित होने की कगार में जहाँ की जनता नहीं है। तो जाहिर तौर पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है, और ख़ास तौर पर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में क्या कुछ स्थिति बनने वाली है ये अभी से कहा नहीं जा सकता। दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। रायगढ़ जिले की बात करें तो रायगढ़ जिले में भी चारों सीटों पर बेहद दिलचस्प स्थिति बनने वाली है, और कहीं ना कहीं ये बार बार हम कह रहे हैं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हालांकि अभी नाम वापसी का भी समय है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ साथ जनता कांग्रेस जोगी और आम आदमी पार्टी, इन्होंने समीकरण बिगाड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों के लिए इस बार राह आसान नहीं रहने वाली है। तो अपने आसपास की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए IBC24 मैदानी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए शेयर जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।